चिंगहाईजुन और यूशी की रोमांचक दृश्य देखने के बाद मैडम लेन अपने रूम में चली गई। फिर नाश्ता बनाने पहुंची, लेकिन चिंगहाईजुन नाश्ता करने नहीं पहुंचा क्योंकि वो यूशी की बनाई नाश्ता कर चुका है। फिर मैडम लेन ने खुद की बनाई नाश्ता खुद खा ली। पूरे दिन उसने चिंगहाईजुन को नहीं देखा। फिर चिंगहाईजुन मैडम लेन के पास शाम के वक्त पहुंचा। उसने मैडम लेन से घूमने के बारे में पूछा, लेकिन मैडम लेन ने मना कर दी और तबीयत के बारे में पूछने पे कही वो ठीक है। ये कहते हुए मैडम लेन दूसरे तरफ मुड़ गई। साथ लेटकर चिंगहाईजुन पीछे से बेबी बम्प को सहलाने लगा। मैडम लेन ने कुछ नहीं कही। घंटों तक वो चुप ही रही। 9 बजने से पहले मैडम लेन के लिए खाना लेकर इमी पहुंची। मैडम लेन को जगाकर चिंगहाईजुन और इमी बाहर निकल आए। चिंगहाईजुन पे ध्यान ना देकर इमी आगे आगे जाने लगी। चिंगहाईजुन ने गौर किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पहले उसने रात का खाना खाया, फिर इमी से जाकर मिला। आजकल तुम मुझे नज़रअंदाज करने लगी हो इमी। माफ़ी चाहूँगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता नज़रअंदाज हम आपको नहीं बल्कि आप हमें कर रहे हैं? मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी आ गया था, इसलिए मैं व्यस्त था। आप कौन सी काम में व्यस्त थे और है दिख रहा है हमें। जिम्मेदारी तो पहले से ही आपके ऊपर थे, लेकिन इस बार जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया आपका। हमें कोई शिकायत नहीं है, आप अपना जिम्मेदारी निभा सकते हैं। समझ रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे अभी सिर्फ अपने पत्नी के लिए चिंता है। समझ सकती हूँ मैं भी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। शायद तुमने गलत समझा इमी। मैं लियांगहुआ की बात कर रहा हूँ। उसे हुआ क्या है, क्या तुम बताओगी? आपको नहीं पता? मुझे लगा अभी अभी आप उनके प्रति चिंता जता रहे थे। टांग खींचना बंद करो इमी। आज पूरे दिन लियांगहुआ के साथ क्या हुआ था, बताओ मुझे। जब मैंने उनको देखा उनकी आंसू बह रही थी। पूछने पे कहा बस उन्हें पेट में जलन हो रही है। वैद्य को बुलाना चाहा तो उन्होंने कही पानी पीने से ठीक हो जाएगा। यही हुआ था। फिर चिंगहाईजुन मैडम लेन के रूम में पहुंचा। कुछ देर तक वो पत्नी को ही देखता रहा। लियांगहुआ, तुमने अपने बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? सुन रही हो या नहीं? मैडम लेन ने ना ही आंखें खोली ना ही जवाब दी। चिंगहाईजुन बाहर निकल गया। फिर कुछ देर बाद वैद्य को लेकर वापस लौटा। इलाज करने पर वैद्य को कुछ गलत नहीं लगा। फिर भी चिंगहाईजुन के राहत के लिए साधारण दवाई देकर चली गई। लियांगहुआ, तुम कुछ छुपा रही हो? मैडम लेन ने कोई जवाब नहीं दी, बस उसने सोने के लिए आंखें बंद कर ली। अगले सुबह जब वो जागी, चिंगहाईजुन जागा नहीं था। टहलते हुए मैडम लेन एक पेड़ के पास जाकर बैठ गई। खामोशी से वो नज़ारों को देखती रही। फिर उसे यूशी की आवाज़ सुनाई दी। यूशी उससे बात करना चाहती है। लगभग 2 महीना होने वाला है। माफ़ करना, लेकिन अब यहाँ की महोदया मैं हूँ। शायद तुम भूल गई हो कि अब तुम महोदया नहीं रखेल हो। इस हिसाब से खुद की और बच्चे की ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, जांफ को होने वाले बच्चे की बहुत फिक्र है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा वक्त और रात तुम्हारे साथ बिताया है। वो भूल रहा है कि उनका अपना जायज़ बच्चा मेरे कोख में पल रहा है। मैं चाहती हूँ तुम उन्हें याद दिलाओ, तुम अब रखेल हो और तुम्हारे होने वाले बच्चे नाजायज़ है। उम्मीद है तुम अपनी जगह भूलोगी नहीं। वो खुद तुम्हारी कक्ष में जाना छोड़ दे, इसके लिए तुम जो कर सकती हो करो। मुझे लगा था उनका मुझसे मन भर गया होगा, लेकिन कल मुझे एहसास हुआ वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी प्रति उनका प्यार बस तुम्हारी होने वाले बच्चे के लिए है, और इसे प्यार नहीं, इंसानियत के नाते तरस कहते हैं। अपनी बात रखकर यूशी जाने लगी। हर बार की तरह आज भी इमी ने देखा। दूर मैडम लेन खामोश करी है और यूशी जा रही है, यानी दोनों के बीच कुछ तो बात हुआ है। इमी मैडम लेन के पास पहुंची। क्या कहा उसने? मैडम लेन खामोश रही। आप किस वजह से चुप रह रही है? कुछ गलत कहा उसने, है ना? ठीक है, अगर आप चुप रहना चाहती है तो मुझे ही मुंह खोलनी होगी। नहीं, मत करो ऐसा इमी। यूशी ने सच कही। सच्चाई मुझे स्वीकार करनी होगी। सच्चाई से जितना मैं भागूंगी उतना ही तकलीफ होगी मुझे। यूशी ने सिर्फ आपके साथ ही नहीं, हमारे साथ भी गलत किया है। कुल प्रमुख अब हमारे तरफ देखते भी नहीं। उसका वजह है यूशी। मैं जाकर कुल प्रमुख से बात करूंगी। क्या तुम्हें पता है, कुल प्रमुख को यूशी शुरू से पसंद था। कई बार उन्होंने मुझसे ये बात कहा। अब तो वो प्यार भी करता है यूशी से।
इसमें हम रखेल कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम उन दोनों के खिलाफ जाओगी तो तुम्हें सजा के तौर पे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिर बाहरी लोग तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करेंगे। आप गलत सोच रही है महोदया, वो आपसे प्यार करते हैं। मैंने कल खुद देखा है उन दोनों को प्यार करते हुए। जिंदगी जीना मुश्किल है अब, और मुश्किल मत करो इमी। अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया तो मैं घर तो जा नहीं पाऊंगी और बाहर के लोग जीने नहीं देंगे। मेरे होने वाले बच्चे के खातिर ऐसा मत करना। इमी खामोश रह गई। समझ रही है वो मैडम लेन की दुख दर्द और मजबूरी। शाम के वक्त यूशी ने चिंगहंगजुन के लिए पानी तैयार किया और चिंगहंगजुन नहाने चला गया। आज भी उसे यूशी की हाथों का खाना, नहाने के लिए पानी पसंद नहीं है, फिर भी वो मैडम लेन की सेहत को देखते हुए नहा लेता है। रूम में यूशी ने टेबल पे एक छोटा सा बॉक्स देखा। खोलने पे पता चला अंदर एक पतला सा चेन है। बीच में एक हल्की नीली रंग का पत्थर मौजूद है जो अंधेरे में चमकता है। चिंगहंगजुन जब नहाकर रूम पहुंचा, देखा बॉक्स खुला है और चेन गायब है। वो तुरंत बाहर निकल गया। देखा चेन यूशी के हाथ में मौजूद है। यूशी अच्छे से देख रही है। चिंगहंगजुन करीब है, ये एहसास होते ही वो मुड़ गई। ये मेरे लिए है ना? बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया जांगफू। ये कहते हुए उसने कस गले लगा ली। आते जाते लोग देखने लगे। इमी और मैडम लेन ने भी देखा। इमी तो नज़र घुमाकर चली गई। मैडम लेन समझ गई चिंगहंगजुन यूशी के लिए तोहफा लाया है, जैसे उसके लिए लाया करता था। लेकिन उसे बुरा नहीं लगी क्योंकि वो मजबूत बन रही है। यूशी ने कही चिंगहंगजुन उसे आईने के सामने चेन पहनाए। जिस तरह यूशी ने चाहा चिंगहंगजुन ने किया, लेकिन पहनाने के बाद चिंगहंगजुन के चेहरे का मुस्कान गायब होने लगा। ये लियांगहुआ के लिए था। इसे बनाने में 2 महीना लगा। मैं ये देने के लिए उत्सुक था। जबकि यूशी की नज़र पड़ चुकी थी और यूशी को गलत फहमी भी हो चुकी थी, इसलिए चिंगहंगजुन ने सच नहीं बताया और यूशी को पहना दिया। अगर एक बार यूशी ये किसके लिए है ये सवाल पूछती तो चिंगहंगजुन सच बताता कि ये मेरी लियांगहुआ के लिए है। चेन को देखकर अब चिंगहंगजुन को ऐसा लगने लगा जैसे उसने दिल का आधा हिस्सा दे दिया हो। फिर चिंगहंगजुन वाइफ को ढूंढने लगा। मैडम लेन उसे रसोई घर में काम करती हुई मिली। वहाँ से वो हाथ पकड़ के बाहर ले आया और खुले आसमान के नीचे बैठ गया। तुम काम मत करो। मैडम लेन धीरे खड़ी हो गई। लियांगहुआ, तुम बात क्यों नहीं मान रही? शुक्रिया, मैं अपना और बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। मैडम लेन चली ना जाए इसलिए चिंगहंगजुन ने हाथ पकड़ लिया। हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया क्योंकि उसे लगता है अब वो बड़ा हो गया है, उसे हमारी ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें भी लगता है तुम्हें मेरा ज़रूरत नहीं? करीब खींचकर उसने कस पकड़ लिया। उसका सिर बेबी बम्प में है। लियांगहुआ, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे दूर जा रही हो। हर बार गलत सोच। दूर मैं नहीं, आप खुद चले गए हैं। फिर भी पता नहीं क्या उम्मीद करती रहती हूँ। हर बार गलत अनुमान। खुद गलती करके मुझे दोषी मानते हैं आप। उस रात खाने के बाद जब चिंगहंगजुन मैडम लेन की रूम में पहुंचा, दरवाज़ा अंदर से बंद था। पहले जो किया, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद लियांगहुआ ने फिर कभी ऐसा नहीं की थी। आज लियांगहुआ को हुआ क्या, चिंगहंगजुन सोच में था। खैर, उस रात उसे जाकर यूसी के साथ जिंगशी में ही सोना पड़ा। अगले दिन से जितना हो सके मैडम लेन ने उतना नज़रअंदाज करने की कोशिश की। हस्बैंड के लिए वो कुछ नहीं कर रही। चिंगहंगजुन ने सोच लिया लियांगहुआ को आराम करना है, इसलिए शायद वो मेरे लिए खाना नहीं बना रही। लेकिन वो दूसरा काम क्यों कर रही है? मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रही है? चिंगहंगजुन ने जानने की कोशिश किया, लेकिन मैडम लेन की तरफ से नज़रअंदाज ही मिला। सुबह नाश्ते नहीं बनाती, ना ही चिंगहंगजुन का ख्याल रखती है। रात को हस्बैंड के आने से पहले दरवाज़ा बंद कर देती है। 1 हफ्ते ऐसे ही बीत गया। एक रात सोते वक्त चिंगहंगजुन सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हैं जांगफू? यूशी, लियांगहुआ आजकल मुझ पे ध्यान नहीं देती। क्या वो सही कर रही है? अगर आप उसकी करीब होना चाहते हैं तो उसे आपको खुश करना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी, यहाँ तक सबके साथ जो भी उससे बात किया करते हैं, उन सबके साथ ऐसा ही कर रही है। उसके बिना मुझे नींद नहीं आता। यूशी ने धीरे चिंगहंगजुन का हाथ अपने बेबी बम्प पे रखा। मेरी प्यार में क्या कमी है? हमारे बच्चे को भी आपका ज़रूरत है।
हमारे साथ भी वक्त बिताइए। चिंगहेंजुन ने सिर्फ मुस्कुराया, जबकि उसे लियांगहुआ के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फिर भी वो यूशी को भी दुखी नहीं करना चाहता। यूशी को पत्नी के रूप में अभी तक वो स्वीकार नहीं कर पाया है और ना ही बच्चे को कर पाया है। कितना अजीब इंसान है, मुझे तो इस पे गुस्सा आ रही है अब। वक्त बीतता गया। चिंगहेंजुन ने मैडम लैन की करीब रहने की बहुत कोशिश किया, लेकिन मैडम लैन ने हर बार नज़रअंदाज किया। महीना होने वाला है। चिंगहेंजुन अब थक चुका है। चिड़चिड़ा महसूस होने लगा है उसे लियांगहुआ की प्यार, बाहें, गर्मी, नरमी, आवाज़ और देखभाल चाहिए था, लेकिन मिल नहीं रहा। यूशी की हाथों से बनी खाना खाकर, तैयार किया गया पानी से नहाकर थक चुका है वो। उसके चाहने जैसा कुछ नहीं मिल रहा उसे। ऐसा लगता है चिंगहेंजुन को सिर्फ मैडम लैन की काम चाहिए, बाकी कुछ नहीं। मतलबी मर्द, सिर्फ अपने मतलब के लिए। एक सुबह जल्दबाजी में गुस्से से वो नहाने पहुंचा। कुछ देर बाद सबको सुनाई दिया कि चिंगहेंजुन लियांगहुआ लियांगहुआ चिल्ला रहा है। आवाज़ गुस्से में लग रहा है। चिल्ला रहा है इसलिए लोग आंगन में पहुंचे। ऐसे बुलाने से लियांगहुआ नहीं आने वाली, ये चिंगहेंजुन को पता है, इसलिए वो और जोर से चिल्लाकर बुलाने लगा। बेबी बम पे हाथ रखते हुए मैडम लैन आंगन पहुंची। देखा नीचे तौलिया लपेटकर चिंगहेंजुन खड़ा है और लोग भी। चिंगहेंजुन के पीछे गर्दन झुकाकर यूशी खड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने कुछ गलती की है। वाइफ को देखते ही चिंगहेंजुन ने हाथ कस पकड़ लिया। कहा थी तुम, मेरे लिए पानी तैयार क्यों नहीं किया तुमने? यूशी ने जो पानी तैयार की है वो पानी गर्म है। मेरा पैर जल गया। इमी, खड़ी क्यों हो? दवाई लाओ। आप मेरे साथ चलिए, मैं लगा देती हूँ। छुओ मत, दूर हटो। आज तक तुम मेरे पसंद की कुछ नहीं कर पाई। सिर्फ बिस्तर गर्म होती है तुमसे, उसके अलावा कुछ नहीं होती। इमी, दवाई लाओ। क्या चाहती हो तुम लियांगहुआ? कहीं ऐसा तो नहीं तुम दूसरों के पास जाना चाहती हो? क्या मुझसे तुम्हारा मन भर गया? मैडम लैन डरी हुई है। गर्दन झुकाकर खामोश है वो। जिस हाथ को पकड़ रखा है वहाँ दर्द हो रही है उसे। चिंगहेंजुन ने अचानक चीन पकड़ के चेहरा ऊपर किया। देखो मुझे, और जो चाहती हो वो कहो। क्या चाहती हो? क्या तुम दूसरों के पास जाना चाहती हो? जंगफू, आप मेरे साथ चलिए। यूशी, चुप रहो। तुम सिर्फ बिस्तर गर्म करने की काम आती हो। लियांगहुआ ने तुम्हें सब सिखाया है ना, फिर आज तक तुम इसके जैसा क्यों नहीं बन पाई? तभी इमी दवाई लेकर पहुंच गई और चिंगहेंजुन ने दवाई झपट कर ले लिया। तुम्हारे लिए मैं तड़पता हूँ, ये तुम्हें पता है, इसलिए तुम दिखावा करने लगी हो, लेकिन आज से मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। गुस्से के मारे उसने मैडम लैन को धकेल दिया। वो तो अच्छा हुआ गिरने से पहले ही इमी ने पकड़ लिया। सोचो, अगर मैडम लैन गिर जाती तो क्या होता? जो भी हो, सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब से यूशी महोदया बनी है तब से सब गड़बड़ हो गया, और अब तो और भी ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। जो भी हो, पहले कबीला में बहुत सुख शांति था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे ग्रहण लग गया हो। इमी मैडम लैन को लेकर चली गई। महोदया, आपको हुआ क्या है? आप उनके गुस्से का शिकार क्यों बन रही है? पेट से हूँ, नहीं कर सकती। पेट से होना बस बहाना है, असली वजह तो वो यूशी है, जानती हूँ मैं। दूसरे काम तो आप करते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं करते। तुम भूल रही हो इमी, कुल प्रमुख और महोदया के अलावा किसी को भी जिंशी में घुसने का अनुमति नहीं है। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले की तरह आप अपने कक्ष में ही तैयार कर सकती है। महोदया, उनके लिए जो प्यार है उसे इस तरह दफन मत कीजिए। यूशी ने उनका पैर जला दिया, कुछ ज़्यादा गलत हो जाता तो कृपया आप उनको नज़रअंदाज मत कीजिए। यूशी ने पैर जला दिया तो क्या हुआ? चिंगहेंजुन के वजह से नन्हे विंग का भी तो हाथ जल गया था। मैडम लैन ने सोचा, जाकर माफ़ी मांग लेती हूँ, फिर कल से पानी नाश्ता तैयार कर दूंगी, लेकिन उनको मेरी कक्ष में रात बिताने नहीं दूंगी। इस तरह महोदया खुश रहेगी और कुल प्रमुख भी रहेगा। भले ही चिंगहेंजुन के हिस्से का खुशी यूसी से थोड़ा कम होगा, लेकिन खुश तो दोनों भी रहेगा। वो जिंशी के पास पहुंची। बहुत हिम्मत करके उसने दरवाज़ा खटखटाया और चिंगहेंजुन ने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ? वो, मुझे माफ़ कर दीजिए, कल से पानी नाश्ता मैं तैयार करूंगी। आज के लिए माफ़ कर दीजिए। ज़रूरत नहीं अब मेरे लिए मेहनत करने की। मेरे मना करने के बाद भी तुमने अपना जगह यूशी को क्यों दिया? आज समझ गया मैं। जाओ और मज़े करो, अब तुम्हारी ऊपर मेरा बोझ नहीं रहा।
ऐसी बात नहीं है जांगफू। शायद तुम भूल गई, अब तुम एक रखेल हो। जांगफू शब्द तुम्हारी मुंह से नहीं निकलना चाहिए। माफी चाहती हूँ, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं यूशी, समझाओ इस रखेल को। ये कहते हुए वो अंदर चला गया और दरवाजे के पास यूशी पहुंची। समझ सकती हूँ तुम चिंतित हो शायद, लेकिन मैंने दवाई लगा दी है। माफ करना, वो गुस्से में है। उन्होंने जो भी बोला भूल जाना। और अभी वो रोमांचक मनोदशा में है, तो उम्मीद है तुम समझ गई हो। खामोशी से आंसू बहाती हुई मैडम लैन रूम के तरफ जाने लगी। आज के शब्दों ने उसे बहुत चोट दिया। कोई बात नहीं, इससे उसे हिम्मत मिलेगी और ज़्यादा मजबूत बनने में। दूसरी तरफ अब वांगशियन अपने नए घर में रहते हैं। घर बनने से पहले ही वांगजी ने नन्हे वाइफ के साथ मिलकर 120 पौधे लगाया। वांगजी ने नन्हे विंग का विद्यालय में दाखिला करवा दिया है। दिन में वांगजी बोंग का मदद किया और नन्हे विंग विद्यालय जाया करता है। हर दिन वांगजी बहुत मन लगाकर काम किया करता है, लेकिन आज उसका मन काम पे बिल्कुल नहीं लग रहा। उसे माँ की याद आ रहा है। माँ की याद में दिल दर्द कर रहा है। आज उसका सीने पे हाथ रखकर पैर के छांव में बैठा है वो। बुरा लग रहा है उसे, लगे भी कैसे ना, क्योंकि माँ के साथ कबीला में इतना गलत जो हो रही है, फिर बुरा तो महसूस होगा ही। जांगफू, ओए जांगफू, ओए। हाँ, तुम आ गए बाओ। खाना खाया? जांगफू ने खाया? हाँ। नन्हे विंग हस्बैंड के गले के चारों तरफ हाथ लपेटकर गोद में चढ़ गया। जांगफू, गुज्जी ने का कल भुगतान करना है। कल? ठीक है, कर देंगे। कर देंगे जांगफू? घर में कुछ कद्दू और हरे पत्तियां है, वो दे दे। अभी हमारे खेत में वही है। जब मैं और अच्छे से खेती करना सीख जाऊंगा, तब हम भी उनके लिए दूसरे विद्यार्थियों के तरह अच्छे अच्छे चीजें लेकर देंगे। बेन बेन की तरह चावल, मुसी की तरह अच्छे अच्छे फल, मीन मीन की तरह अच्छे अच्छे सब्जियां ना जांगफू? हाँ। ना 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 ना, हु 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 हु, ला 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 ला, हु आहा हा हा हा, ओ हो हो, ला 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 ला, ना 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 ना, इस गाने का नाम क्या है? हाटू हाटू। हाथू? ये कैसा नाम है? हांगुंडुन कहा, टूडी का टू, हाटू। अच्छा ना जांगफू? हाँ, बहुत अच्छा है। नन्हे जान ने मुस्कुराते हुए हस्बैंड को कस गले लगा लिया। वांगजी बालों में हाथ फेराने लगा। मुस्कान तो वो बस वाइफ के सामने दिखावे के लिए दिखाया करता है। अब फिर से वो माँ की याद में दुखी होने लगा। जैसे कि पहले ही बताया गया था कि लिंग गांव में विनिमय प्रथा चलता है। गांव में जो विद्यालय है, वहाँ दाखिला लेने के लिए भी चीज़ें देना पड़ते हैं, जैसे राशन वगैरह। यानी शिक्षक को सिखाने के अलावा कोई काम करना नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के बदले लोग शिक्षक यानी जीरो को सब कुछ देते हैं। नन्हे विंग ने दाखिला लेते वक्त एक बड़ा सा कद्दू दिया था। वो कद्दू वांगजी के उगाया हुआ पहला कद्दू था। बैन बैन, मुशी और मिंग मिंग नन्हे विंग से 1-2 साल बड़े हैं। ऐसा कह सकते हैं कि वो लोग नन्हे विंग का नया दोस्त है। बैन बैन लड़का है और मुशी और मिंग मिंग लड़की है। अब उस दिन चलते हैं जिस दिन नन्हे विंग ने दाखिला लिया था। उस दिन वो हस्बैंड के साथ विद्यालय पहुंचा था, जो कि एक बड़ा सा पेड़ के नीचे मौजूद है। वांगजी ने ले जाकर कद्दू जीरू के सामने रख दिया। क्या दाखिला लेना है? जी, ये मेरी पत्नी है तुजी। दाखिला करवाना है। दाखिला करवाना है, ये तो मैं समझ गया, लेकिन तुमने क्या कहा? ये कौन है तुम्हारा? मेरी पत्नी तुजी, उम्र 5 साल। सब बातें कर सकते हैं, लेकिन शब्दों में सुधार होना अभी बाकी है। उम्मीद है आप मेरी पत्नी को अच्छे और प्यार से सिखाएंगे। हाँ, ओ ठीक है तुजी, तुम्हारा दाखिला हो गया। जाकर बीच में बैठ जाओ। तुम्हारा नाम? वांगजी। अच्छा, आगे पीछे कुछ तो होगा? नहीं,
सिर्फ वांग जी। ओह लेकिन मुझे कद्दू पसंद नहीं है। क्या तुम इसके बदले कुछ और दे सकते हो? माफ़ कीजिए, अभी हमारे पास यही है। हाँ ठीक है, फिर इस बार रख लेता हूँ, लेकिन अगली बार नहीं। हाँ। प्रेजेंट में अगले सुबह वांगजी नन्हे वाइफ के साथ विद्यालय पहुंचा। पहली बार के तरह ही आज भी उसने कद्दू ले जाकर जीरू के सामने रख दिया। जीरू ने पहले ही कहा था अगली बार उसे कद्दू नहीं चाहिए, और आज फिर से कद्दू ले आया। इसलिए नन्हे विंग हस्बैंड के पीछे छुपा है। उसका जांगफू कुछ तो सफाई दे, इस उम्मीद से वो चेहरे पे नजर कर रहा है, लेकिन देखा उसका जांगफू और गुरु दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। इसलिए नन्हे विंग धीरे आकर हस्बैंड के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। क्या दाइलू की पर्सनैलिटी थोड़ा अजीब नहीं लगती? थोड़ा डरावना सा। आखिर दाइलू ऐसी क्यों है, इसके पीछे भी वजह है। और दाइलू की माँ इतनी खूबसूरत और उसका बाबा इतना गोलू मोलू सा क्यों है, इसके पीछे भी वजह है। इनके फैमिली का भी एक बैकग्राउंड स्टोरी है जो आगे पता चल जाएंगे। फिलहाल मैं बताना चाहती हूँ दाइलू बुरी नहीं है, दाइलू बहुत अच्छी है। उसकी पर्सनैलिटी ही कुछ इस तरह है। उम्मीद है आज का पार्ट भी पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।